हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रोजगार और निर्माण का हम इसमें विश्लेषण करेंगे और जो भी उसमें रिलेटेड एमसीक्यू दिए होंगे वो सभी हम सॉल्व करेंगे। और ये नया अंक प्रकाशित हो चुका है 24 मई से 30 मई तक का। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एमपी व्यापम, कांस्टेबल या एसआई, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, एमपी एग्ज़ाम के लिए। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पिछले सप्ताह में क्या कुछ इम्पोर्टेंट रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है संयुक्त राष्ट्र को लेके। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथ्स, नाम याद रखिएगा, नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। इसके अलावा ये जो मार्टिन ग्रिफिथ्स हैं, ये यमन में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत के तौर पे भी सेवा देते रहेंगे। प्रेजेंट में ये वहीं पे सेवा दे रहे हैं, यमन में। और अभी संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के एजेंसी के प्रमुख भी ये नियुक्त हो गए हैं। इसके बाद देखिए 17 मई, यहाँ पे अमेरिका की न्यूज़ है। अमेरिका में टीका लगे लोगों को अब मास्क पहनने में छूट मिल चुकी है। वहाँ पे कोविड जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल होता जा रहा है। जितने लोगों ने भी वहाँ पे वैक्सीन लगवा ली है, तो उनको अब छूट दे दी गई है कि वो अब मास्क उनके लिए अनिवार्य नहीं है, वो चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं। इसके बाद रूस ने अमेरिका और चेक गणराज्य को विरोधी रुख रखने वाले देशों की सूची में शामिल किया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दो देश के नाम आपको याद रखने हैं, चेक गणराज्य और अमेरिका। तो रूस ने अमेरिका और चेक गणराज्य को विरोधी रुख रखने वाले देशों की सूची में शामिल किया है। इसका देखिए 18 मई की न्यूज़ है डीआरडीओ को लेके। तो जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने एक कोरोना विरोधी दवा विकसित की थी जिसका नाम है 2DG। तो बताया जा रहा है कि जून माह से ये सभी अस्पतालों में मिलने लगेगी। तो दवाई का नाम है 2DG, ये आपको याद रखना है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। दवाई का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, यूरोपीय देश ग्रीनलैंड में 17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली बर्फ़ की चादर पिघलने लगी है। विश्व भर के वैज्ञानिकों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। जर्मनी के पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च ने वैज्ञानिकों ने कहा है कि बर्फ़ के लगातार पिघलने से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके बाद 20 मई की न्यूज़ है आईसीएमआर को लेके। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि के लिए घरों में जांच किट को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के इस्तेमाल को भी लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। एक 21 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो सीबीडीटी है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन्होंने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। ठीक है, तो अवधि अब 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। पहले ये 31 जुलाई तक थी और अभी इसे 30 सितंबर तक कर दिया है। इसके बाद एक चीन से रिलेटेड न्यूज़ है। चीन ने समुद्र की निगरानी के लिए एक नया उपग्रह भेजा है। यह उपग्रह प्रत्येक मौसम में समुद्री पर्यावरण पर निगरानी रखने वाली प्रणाली को बनाने का काम करेगा। यह उपग्रह समुद्री आपदाओं की समय पूर्व चेतावनी देगा। चीन की सरकारी मीडिया सिन्हुआ के अनुसार एक लॉन्ग मार्च 4V रॉकेट के जरिए उत्तर पश्चिम चीन के जिउकुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से हेयांग 2D, ठीक है, ये नाम है उपग्रह का, ये आपको याद रखना है, हेयांग 2D नाम याद रखना है, इस उपग्रह को लॉन्च किया है। इसके बाद न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट डे की। 17 मई को मनाया जाता पूरे विश्व भर में विश्व दूरसंचार एवं सूचना दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो समाज के विकास में जो दूर संचार है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, साथ ही जो नई नई टेक्निक्स हैं, इनका कितना बड़ा योगदान है समाज के विकास के लिए, इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और 17 मई ही क्यों चुना गया? तो 17 मई को एक्चुअली में वर्ष 1865 में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन अस्तित्व में आया था। उसकी याद में पहली बार 17 मई 1969 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस का आयोजन हुआ। इसके बाद नवंबर 2005 में इंफॉर्मेशन सोसाइटी की वर्ल्ड समिट ने, संयुक्त राष्ट्र ने 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाने की बात कही। और मार्च 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प लिया कि विश्व सूचना सोसाइटी दिवस 17 मई को मनाया जाएगा हर साल। इसके बाद इसकी एक थीम है, थीम याद रखिएगा, थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। इसका मतलब है चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करना। थीम जरूर याद रखिएगा, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगले पेज में कोविड से रिलेटेड एक न्यूज़ है।
हर स्टेट में कोविड से रिलेटेड कुछ ना कुछ योजनाएं शुरू की जा रही हैं वहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए फाइनेंशियली। तो मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की एक स्कीम लाई गई है और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है कि मध्य प्रदेश में कोविड के कारण जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं, मतलब जिन्होंने अपने गार्जियंस को और पेरेंट्स को खो दिया कोविड के कारण, उनको हर महीने 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। साथ ही जो भी उनके पढ़ाई का खर्चा, उनके रहने खाने का, पीने का, ये सब कुछ खर्चा जो उनके मेंटेनेंस का है, ये सब कुछ सरकार उठाएगी। प्लस उन्हें 5,000 रुपये मासिक पेंशन भी दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, मीडिया कर्मियों तथा उनके परिवार के सदस्यों का होगा निःशुल्क इलाज। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी अधिमान्य या गैर अधिमान्य मीडिया कर्मी और संपादकीय विभाग के कर्मचारियों तथा इनके परिवार के सदस्यों के कोरोना से प्रभावित होने पर उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। फिर अगले पेज में दिया हुआ है, फ़ोन कॉल पर दिव्यांगों को मिलेगी टीकाकरण और चिकित्सा सुविधाएं। ठीक है, तो दिव्यांगजनों की जीवन रक्षा के साथ नित्योपयोगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रदेश में सक्षम कोविड एक्शन नेटवर्क स्कैन का शुभारंभ किया गया है। स्कैन आपको याद रखना है। ठीक है, स्कैन का शुभारंभ किया गया है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है 0120-690-4999। यहाँ पे कॉल करके जो दिव्यांग लोग हैं ये इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे उनको टीकाकरण की सुविधाएं मिल जाएंगी। कोई अगर उनकी बहुत ही ज़रूरत की सामान है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उनको दवाइयाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्या है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग बाग बाहर जा नहीं पा रहे हैं और जो सामान बेचने वाले हैं ये भी प्रॉपर तरीके से सामान बेच नहीं पा रहे हैं। तो इस कारण से इस स्कैन नाम के सुविधा को शुरू किया गया है ताकि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो घर बैठे ही ज़रूरत की चीज़ें मंगा सके घर में। फिर देख लेते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले सादिक खान दूसरी बार लंदन के मेयर बने हैं। पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं सादिक खान और ये दूसरी बार लंदन के मेयर चुने गए हैं। इसके बाद देखिए, हेड ऑफ अ बियर, लियोनार्डो दा विंची की ड्राइंग होगी नीलाम। ठीक है, मशहूर चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। इनकी एक चित्रकारी है, पेंटिंग है जिसका नाम है हेड ऑफ अ बियर। ये आप देख सकते हैं, भालू का एक मुंह है इसमें, हेड ऑफ अ बियर। इसकी अभी हाल ही में नीलामी होगी और जिसकी कीमत है ये 122 करोड़ रुपए तय करी गई है। इसके बाद देखिए, डॉक्टर सना रामचंद्र का यहाँ पे नाम इम्पोर्टेंट है। ये हिंदू महिला हैं और ये पाकिस्तान में इन्होंने एक प्रतिष्ठित CSS परीक्षा को पास किया है। तो पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू महिला ने एक प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज यानी कि CSS की परीक्षा पास कर ली है। पेशे से ये एक डॉक्टर हैं और इन्होंने प्रशासनिक सेवा के लिए इस परीक्षा को निकाला है और उनका चयन हो गया। नाम याद रखेगा, डॉक्टर सना रामचंद्र। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने जितने भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए जान गंवाने वाले शांति रक्षक थे, लगभग 300 से भी अधिक ऐसे कर्मी थे, उनको मरणोपरांत उनको सम्मानित किया है और ऐसा ही एक नाम है युवराज सिंह का। ठीक है, इन्हें भी सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो नाम याद रखिएगा, युवराज सिंह। इसके बाद है राजेश अग्रवाल। ये दूसरी बार लंदन में डिप्टी मेयर बने हैं। तभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सादिक खान लंदन के दूसरी बार डिप्टी मेयर बने हैं लगातार और इन्होंने ही राजेश अग्रवाल को दूसरी बार डिप्टी मेयर बना लिया लंदन का। इसके बाद देखिए, फ्लोटिंग बॉल ई डिवाइस, ये तैरता हुआ उपकरण पक्षियों को बचाएगा। तो खेतों में पक्षी भगाने के लिए लगाए गए स्केयर क्रो जैसा ही एक तैरता फ्लोटिंग बॉल ई डिवाइस तैयार हो गया है। कैमरा युक्त बॉल ई डिवाइस पक्षियों को मछलियों के जाल में फंसने से बचाएगा। इसके बाद है एलिजाबेथ नॉर्मन, उभरती एस्ट्रोनॉट का बनाया स्टिकर चांद पर चमकेगा। नाम याद रखिएगा, एलिजाबेथ नॉर्मन। तो ये ब्रिटेन की 7 साल की उभरती एस्ट्रोनॉट हैं एलिजाबेथ नॉर्मन। इन दिनों ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि दुनिया की पहली बच्ची हैं जिनकी बनाई हुई एक स्टिकर आकृति एस्ट्रोलिज लैब चांद पर जाएगी। अच्छा देखिए, जापान में एक टेप फर्म ने सी फूड पसंद करने वालों के लिए पोर्टेबल फिश टैंक बनाया है। ये न्यूज़ मेरा है। इसके बाद है सोलेमन द्वीप। यहाँ पे इंसान के बच्चे जितना वजनी मेंढक मिला है। तो इसका वजन है 1 किलो, लंबाई है 10 इंच। ठीक है, तो 35 वर्षीय जिमी हुमो को यह मेंढक शिकार के दौरान जाल में फंसा मिला है। कहाँ पे? सोलोमन द्वीप में। इसके बाद है केप टाउन। यहाँ केप टाउन में एक मछली के मुंह में पैरासाइट मिला है। तो जो मछली थी इसका वजन था 2.72 किलो और इसी मछली के मुंह पे ये पैरासाइट मिला है। इसके बाद देखिए लीबिया में चोरी की गई 2200 साल पुरानी संगमरमर की प्रतिमा मिली है। इसके बाद है ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला में एक ज्वालामुखी फटा, ठीक है, पेकाया ज्वालामुखी था और उसी ज्वालामुखी के बहते हुए लावा में एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है शेफ़ डेविड ग्रेसिया, ठीक है, शेफ़ डेविड ग्रेसिया ने उस लावा पे वहाँ पे पिज़्ज़ा बनाया है। फिर देखिए शंकर घोष।
तो शंकर घोष का नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए नामित किए गए हैं ये, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा शंकर घोष। इसके बाद देखिए राजकुमारी डायना। तो एक नीलामी के दौरान दिवंगत राजकुमारी डायना द्वारा शादी के पहले खरीदी गई उनकी बाइक को नीलाम किया गया। इसे मैरीलैंड के एक वकील ने $80,000 यानी करीब 50 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद देखिए चेन ली। टेक्सास की रहने वाली 60 वर्षीय चेन ली एक हिस्से से लकवाग्रस्त होने के बाद भी एक हाथ से पेंटिंग बनाकर चर्चित हो गई हैं। नाम याद रखिएगा चेन ली। फिर देख लेते हैं स्मृति शेष। पद्म विभूषण मूर्तिकार रघुनाथ मोहापात्रा का निधन हो गया है। 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है और 1943 में इनका जन्म हुआ था। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। नाम याद रखिएगा रघुनाथ मोहापात्रा। इसके बाद है संगीत निर्देशक वनराज भाटिया। इनका भी निधन हो गया है। दिग्गज संगीत निर्देशक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वनराज भाटिया का 93 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है। इसके अलावा 1980 की गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी टीम के सदस्य कौशिक और पॉल का निधन हो गया है, ठीक है। तो वर्ष 1980 में मॉस्को ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय हॉकी टीम थी। वहाँ के सदस्य थे 66 वर्षीय एम के कौशिक और 60 वर्षीय रविंदर पॉल और कोविड के कारण इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद देखिए फुटबॉलर फ्रैंको का निधन हो गया है। वर्ष 1962 में एशियन गेम में फुटबॉल का गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे फॉर्टुनाटो फ्रैंको का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद हॉकी के एम्पायर हैं पूर्व हॉकी एम्पायर और तकनीक अधिकारी रविंदर सिंह सोढ़ी। इनका भी हाल ही में कोविड के कारण 66 वर्षीय आयु में निधन हो गया है। तो आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQ दिए हुए हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं जो MP के एग्ज़ाम होते हैं उनमें। आइए एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय भूगोल के कुछ सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन दिए हुए हैं MCQ, ये देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सह्याद्री पर्वत क्षेत्र को अन्यत्र किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट। फिर भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य से संबंध है? इसका राइट आंसर है अजंता। किस राज्य में नाथुला दर्रा अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। फिर भारत में बेरोजगारी का अधिकतर स्वरूप है? इसका राइट आंसर है चक्रीय। पाल्टोरो हिमनद अवस्थित है कहाँ पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी में। फिर है बारालाचा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। फिर है भारत में तटीय रेखा वाले कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 9। जोजिला दर्रा किन के मध्य स्थित है? तो श्रीनगर और लेह के बीच में स्थित है। सिप किला एवं रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। फिर है लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना निर्मित है, यह किस राज्य के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। फिर कौन सा सबसे बड़ा हिमनद है? तो इसका राइट आंसर है गंगोत्री। कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है काराकोरम। फिर भारत में प्रवाल द्वीप समूह का उदाहरण है लक्षद्वीप। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। माना एवं लिपुलेख दर्रा किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। अलमाटी बांध संबद्ध है कहाँ से? कृष्णा नदी से। इसके बाद है नंगा पर्वत चोटी से संबद्ध श्रृंखला है हिमालय। हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुर्जिल एवं बनिहाल दर्रे से संबंधित राज्य है? इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। फिर है भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, इनमें से कौन सा आपको बताना है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। पाराद्वीप, चेन्नई, तूतीकोरिन ये सब पूर्वी तट पर स्थित है। कांडला इसमें से स्थित नहीं है, राइट आंसर कांडला हो जाएगा। फिर है भारत में खुला सागरी बंदरगाह का उदाहरण है, राइट आंसर है मुंबई। कौन सा बंदरगाह बेमेल है? कांडला गुजरात, तूतीकोरिन तमिलनाडु, पाराद्वीप उड़ीसा या विशाखापट्टनम कर्नाटक? तो राइट आंसर हो जाएगा द विशाखापट्टनम कर्नाटक। फिर अब भारत के साथ किस देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा जो सीमा है, स्थलीय सीमा है, उसे शेयर करता है। अब आइए देख लेते हैं सामान्य ज्ञान यानी खेल से रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं सामान्य ज्ञान खेल से, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग से सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिन डैन। माइकल शूमाकर ने इनमें से किस वर्ष फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप नहीं जीती है? आप ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा है कि इनमें से किस वर्ष चैंपियनशिप नहीं जीती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007।
ठीक है। 1995 में जीती, 2004 में जीती, 2002 में जीती, 2007 में नहीं जीती थी। फिर है रोवर्स कप किस खेल की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। फिर है वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। इनमें से किस खिलाड़ी ने बास्केटबॉल लीग NBA में सबसे ज़्यादा ट्रिपल डबल बनाए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रसेल वेस्टब्रुक, ठीक है। इसके बाद कुलदीप यादव ने इनमें से किस देश के खिलाफ वनडे में हैट्रिक ली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया, यानी दोनों ही देशों के खिलाफ ये हैट्रिक ले चुके हैं। फिर है वर्ष 2020 में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद एशियन गेम्स 2018 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। फिर अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 में किस क्लब ने कोपा इटालियन कप जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूवेंटस। इसके बाद वर्ष 2023 में AFC एशियन कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है चीन। फिर है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस जॉर्डन। फिर है स्वेतलाना कुजुनोत्सोवा, ठीक है, स्वेतलाना कुजुनोत्सोवा किस देश की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। वर्ष 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली फ्रांसीसी टीम के कप्तान हैं, कौन थे कप्तान आप बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूगो लॉरिस। फिर है अफगानिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरामतुल्ला शाहिदी। इसके बाद है इनमें से किस महिला शतरंज खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान नहीं मिला है, ये पूछा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तानिया सचदेव। बाकी 3 को मिल चुका है। इनमें से किसने एक कैलेंडर वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारिया शारापोवा नहीं है, मार्टिन हिंगिस नहीं है, सामने देखते हैं स्टेफी ग्राफ, तो ऑप्शन नंबर 3 स्टेफी ग्राफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मैराथन धाक इलियुड किपचोगे किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये खिलाड़ी का नाम था, ये आपको बताना है कि ये किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे, तो राइट आंसर है केनिया, ये केनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वर्ष मैक्सिकन ओपन में पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन है, उनका नाम बताना है आपको, राइट आंसर है थिसारा परेरा। फिर है निकहत जरीन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। सबसे ज़्यादा बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतने वाले रेसर कौन हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। फिर है वर्ष 2006 में विंटर ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे, तो इसका राइट आंसर है इटली। 23वां क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में लगातार पारियों में 5 शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है, तो इसका राइट आंसर है एवर्टन बीक्स। फिर है भारत ने किस वर्ष वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2009 में, ठीक है। इसका बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक किस खेल के खिलाड़ी रह चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सा तलवारबाजी, ये तलवारबाजी के खिलाड़ी रह चुके हैं थॉमस बाक। फिर देखिए खेल से रिलेटेड कुछ चर्चा दी गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले है जर्मन टीम में 3 साल बाद थॉमस मुलर की वापसी, तो जर्मनी के स्टार फुटबॉलर हैं थॉमस मुलर। तो जर्मनी के स्टार फुटबॉलर हैं जर्मनी के स्टार फुटबॉलर हैं थॉमस मुलर, ठीक है। ये जर्मन फुटबॉल की टीम में 3 साल बाद इनकी वापसी हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इटालियन ओपन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेनिस का टूर्नामेंट है। राफेल नडाल, ठीक है, स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, इन्होंने 3री बार जीत लिया है इटालियन ओपन, याद रखिएगा। तो राफेल नडाल 12 बार इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंच चुके हैं और इनमें से 10 बार उन्होंने जीत दर्ज की है। इसके बाद नडाल के बाद जोकोविच ने 5 बार इस खिताब को जीता है। नडाल के टेनिस करियर का ये 36वां ATP मास्टर्स 1000 खिताब है। ईगा स्वीतेक ने इटालियन ओपन के रूप में अपना पहला WTA 1000 खिताब जीता है। तो यहाँ से आपको एक नाम ये याद रखना है, ईगा स्वीतेक, ठीक है, ईगा स्वीतेक। तो देखिए पुरुष एकल का जो कैटेगरी था यहाँ पे राफेल नडाल जीते हैं और जो महिला एकल का टाइटल था, खिताब था, इसे ईगा स्वीतेक ने जीता है। तो 2 नाम आपको याद रखने हैं।
इसका देखिए अक्टूबर 2022 में आयोजित होगा महिला रग्बी विश्व कप। तो होगा कहाँ, न्यूजीलैंड में होगा, ये याद रखना है। तो न्यूजीलैंड में इस वर्ष आयोजित होने वाली महिला रग्बी विश्व कप वर्ष 2022 में आयोजित किया जाएगा। 12 नवंबर तक ही चलेगा, ठीक है। 8 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा न्यूजीलैंड में। इसका देखिए मैकग्रेगोर बने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी। तो आयरलैंड के MMA फाइटर हैं कोनोर मैकग्रेगोर, ठीक है, कोनोर मैकग्रेगोर। ये विश्व के सबसे अमीर खिलाड़ी बन गए हैं। फोर्ब्स पत्रिका है जो आपने सुना होगा, फोर्ब्स पत्रिका ने अभी वर्ष 2021 के लिए सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की है और कोनोर मैकग्रेगोर सबसे ऊपर रहे हैं यहाँ पे। इनकी कमाई है लगभग $180 मिलियन, यानी लगभग 1325 करोड़ रुपए की। वहीं दूसरे नंबर पे स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी रहे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे नंबर पे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आउटडोर चैंपियनशिप में तेजस्विन ने जीता स्वर्ण पदक। तो भारत के ऊंची कूद खिलाड़ी तेजस्विन शंकर ने अमेरिका में आयोजित बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नाम याद रखिएगा, तेजस्विन शंकर, ठीक है। इसके बाद बार्सिलोना की बात कर लेते हैं। यहाँ पे महिला की चैंपियंस लीग जो कि फुटबॉल का काफ़ी ज़्यादा फेमस टूर्नामेंट माना जाता है, जहाँ पे अलग अलग देशों के क्लब खेलते हैं। तो इस साल बार्सिलोना की महिला टीम जीती है, कौन सा, महिलाओं का चैंपियंस लीग, ठीक है। और बार्सिलोना की पहली टीम इस बार ये जीती है टूर्नामेंट। तो ये पहली बार इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीती है। इसके साथ ही ये स्पेन की पहली महिला की टीम बन गई है इस टूर्नामेंट को जीतने वाली। इसके साथ ही बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जिसकी महिलाओं की टीम ने भी और पुरुषों की टीम ने भी इस खिताब को जीता है, ठीक है। बार्सिलोना की जो पुरुषों की टीम है ये भी चैंपियंस लीग जीत चुकी है और इस साल बार्सिलोना की महिला की टीम ने भी इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो बार्सिलोना इकलौता ऐसा क्लब बन गया है जहाँ की महिला और पुरुष दोनों की टीम ने इस टूर्नामेंट को जीता है। इसका देखिए रमेश पवार जी का नाम याद रखिएगा। रमेश पवार हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। इसके अलावा यहाँ से देखिए एक न्यूज़ ये याद रखिएगा, ICC ने अभी हाल ही में शुरू किया है एक नया अवार्ड का नाम है हॉल ऑफ फेम ऑफ द मंथ पुरस्कार, ठीक है। हॉल ऑफ फेम ऑफ द मंथ, अभी प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत की थी 3-4 महीने पहले और अभी नया अवार्ड शुरू कर दिया है हॉल ऑफ फेम ऑफ द मंथ पुरस्कार। और सबसे पहली बार ये अवार्ड दिया गया है न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मार्टिन क्रो को, ठीक है। इस पुरस्कार को सबसे पहली बार पाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। फिर देखिए दो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। एक है सौर मंडल से भी पुराना प्लूटोनियम मिला है। तो वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराइयों में प्लूटोनियम का एक ऐसा आइसोटोप खोज निकाला है जो कि हमारे सौर मंडल से भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक का दावा है कि उन्हें प्रशांत महासागर की गहराई में बहुत ही कम पाया जाने वाला प्लूटोनियम 244, नाम याद रखिएगा, प्लूटोनियम 244 मिला है जो हमारे सौर मंडल के निर्माण से भी ज़्यादा पुराना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अंतरिक्ष में करोड़ों साल पहले हुई ज्वलंत खगोलीय घटनाओं का अवशेष है। ये यहाँ से नाम इम्पॉर्टेंट है प्लूटोनियम 244 का। दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे चाइना को लेके। तो चीन का अभी हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी जो है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने पुष्टि की है कि मंगल ग्रह के लिए देश का पहला रोवर लेकर एक अंतरिक्ष यान लाल ग्रह पर उतर गया है। इसके साथ ही चीन मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है, ठीक है। इसके पहले यह कारनामा सिर्फ अमेरिका ने किया था और अब चीन विश्व का दूसरा देश बन गया है जिन्होंने मंगल ग्रह पर सक्सेसफुली एक अपना रोवर उतार दिया है। तो सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि रोवर झुरोंग, ठीक है, रोवर का नाम आपको याद रखना है, रोवर का नाम था झुरोंग, नाम जरूर याद रखिएगा। झुरोंग नाम का ये चीनी रोवर है जिसका नाम एक पौराणिक कथा में अग्नि और युद्ध के देवता के ऊपर रखा गया है। हाल ही में सक्सेसफुली ये मंगल ग्रह पर उतर चुका है और किस इलाके में उतरा है ये भी याद रखना है। तो ये जो रोवर है ये यूटोपिया प्लेनिशिया, ठीक है, यूटोपिया प्लेनिशिया नाम के जगह पे इलाके पे उतरा है, इसका नाम आपको याद रखना है। तो ये जो मंगल ग्रह पर पहुंचा है रोवर, इसका वजन 240 किलोग्राम का है। इसमें 6 पहिए और सोलर पैनल यानी सौर पैनल है, ठीक है। यह 1 घंटे में 200 मीटर तक घूम सकता है। और इस रोवर को मंगल ग्रह तक भेजने के लिए एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर लेकर अंतरिक्ष यान था जिसका नाम था तियानवेन-1। अगर आपको इन सब में ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप मेरा करंट अफेयर का डेली डिटेल वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने कई बार बताया है इस तियानवेन-1 के बारे में।
तो ये जो तियानवें रॉकेट था, इसकी हेल्प से इस रोवर को भेजा गया है मार्स पे। तो 23 जुलाई 2020 को इसका प्रक्षेपण किया गया था और अभी जाके रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचा है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा कुछ था नहीं आज के इस अंक में, लेकिन जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी सारी मैंने आपको कवर करा दी हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और चैनल पे आपको जीके की ट्रिक्स मिल जाएंगी, जिसका यूज़ करके आप स्टैटिक जीके ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे, आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के भी रेगुलर वीडियोज़ आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप उन्हें भी चेकआउट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।